वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से। क्लास 11th में आपका इकोनॉमिक्स दो पोर्शन में डिवाइडेड है। वन इज योर माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड अनदर इज योर स्टैटिस्टिक्स। सो माय पोर्शन इज योर माइक्रो इकोनॉमिक्स विद विच वी विल स्टार्ट। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपका पहला चैप्टर से मैं शुरुआत करूंगी and that is your introduction. तो नाम किस चीज का इंट्रोडक्शन, क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग इंट्रोडक्शन जानेंगे इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट अगर है तो आप उसको स्टडी कर रहे हैं, आप उसको पढ़ रहे हैं। अगर आप उसको पढ़ रहे हैं तो उसके पहले भी लोगों ने उसके बारे में एनालिसिस किया होगा, उसके थ्रू वो लोग गए होंगे और फिर एक कंक्लूजन ड्रॉ किया होगा कि कैसे ये सब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में आया। तो ये कोई आज का स्टोरी नहीं है। इट्स लाइक वे बैक, जब क्लासिकल इकोनॉमिस्ट सर एडम स्मिथ उन्होंने बताया था कि इकोनॉमिक्स क्या है। एक्चुअली उन्होंने बताने की कोशिश करी थी, और जब बिल्कुल अंधेरा हो उसमें कोई भी एक रोशनी अगर इंसान को मिल जाता है तो उसको लेकर के इंसान धीरे धीरे अपने मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करता है, दूसरे रोशनी तक पहुंचने की कोशिश करता है। तो एडम स्मिथ सर एक ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने सबका ध्यान इस बात पे लाने की कोशिश करी कि क्या है ये इकोनॉमिक्स, क्या है, हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्या बताना चाहता है। तो पहले चैप्टर में इकोनॉमिक्स की अलग अलग बातें, जैसे कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, हु वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ों को इंट्रोडक्शन के तौर पे लाने की हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो स्टार्टिंग विद द चैप्टर, द वेरी फर्स्ट वर्ड दैट यू आर सीइंग, एक्चुअली ये दो वर्ड से कंप्राइज्ड है। वन इज योर माइक्रो एंड सेकंड इज योर इकोनॉमिक्स। तो हमें तो ये करना ही है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, हम पहले थोड़ी कोशिश करेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है उसके बारे में जान जाएं, और उसके बाद हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स जो भी है उसके बारे में हम लोग बाद में बात कर लेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, सबसे पहले जो हमारी शुरुआत होगी दैट इज गोइंग टू बी विद व्हाट, दैट इज गोइंग टू बी विद इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स रिलेट्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो इकोनॉमिक क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है आपका, मतलब इकोनॉमिक्स बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी है किसका? ह्यूमन बीइंग का। ह्यूमन बीइंग कौन है? ह्यूमन बीइंग हम सारे लोग हैं, हम सारे इंसान जो हैं वो ह्यूमन बीइंग्स में आते हैं। तो जो हाईलाइटेड वर्ड है यहाँ पे वो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी आ रहा है। आप बिजनेस स्टडीज में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एक्टिविटी। तो आपको ना दो पार्ट में वो जो एक्टिविटी है, वो जो आपका पोर्शन है उसको बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया होगा। वन इज योर इकोनॉमिक, सेकंड इज योर नॉन इकोनॉमिक। ये दो पोर्शन में एक्टिविटी को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला आपका इकोनॉमिक है और दूसरा आपका नॉन इकोनॉमिक है। इकोनॉमिक क्या होता है? इकोनॉमिक का मतलब होता है एनी एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स मनी। ऐसा कोई भी एक्टिविटी जो मनी को इन्वॉल्व करता हो, जो पैसे को इन्वॉल्व करता हो, वो आपका क्या कहलाता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो अगर आप आसपास में देखने की कोशिश करेंगे तो आप ये रियलाइज करेंगे कि ऑलमोस्ट
मैक्सिमम चीजें पैसे से ही रिलेटेड हैं। तो इकोनॉमिक है लाइक इफ यू आर गिविंग ट्यूशंस टू एनी स्टूडेंट तो आप पैसा चार्ज करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा। तो जो भी एक्टिविटी में पैसा इन्वॉल्व होगा वो आपका क्या कहलाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक बार फिर से इसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश करें। हर वो एक्टिविटी, हर वो काम जिसमें पैसा इन्वॉल्व है वो आपका क्या कहलाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है। क्यों? क्योंकि उसमें मनी इन्वॉल्व है। तो कोई भी ऐसा एक्टिविटी जिसमें मनी इन्वॉल्व है या फिर कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन अगर आपका हो रहा हो, तो monetary transaction is what? Obviously transaction involving money is known as monetary transaction. तो कहने का मतलब है कि ऐसा कोई भी एक्टिविटी जिसमें पैसा इन्वॉल्व है वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, एनी एक्टिविटी that does not involve money। ऐसा कोई भी काम जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है तो वो आपका क्या कहलाता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैं फिर से एक बार बता रही हूँ, ऐसा कोई भी काम जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है, जिसमें पैसे का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो आपका क्या कहलाता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब थोड़ा सा इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज है जो आपका इकोनॉमिक में चला जाएगा और क्या चीज है जो आपका नॉन इकोनॉमिक में चला जाएगा। एकदम सिंपल, जो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जिससे आप कनेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल वही एग्जाम्पल उठाने की कोशिश करती हूँ। आपकी मम्मा आपके लिए खाना बनाती हैं, तो वो पैसा चार्ज नहीं करती। जब आपकी मम्मा आपके लिए खाना बनाती हैं और वो पैसा चार्ज नहीं करती हैं, हालांकि उनको उतना ही मेहनत होता है जितना कि बाहर के लोगों के लिए खाना बनाने में हो, बट स्टिल शी डजंट चार्ज एनी अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम यू। अगर ऐसा सिचुएशन है तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर आपकी मम्मा आपके लिए खाना बनाती हैं आउट ऑफ लव, अफेक्शन, केयर, तो वो आपका क्या कहलाता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो काम नहीं कर रही है। ऑब्वियसली वो पूरा काम कर रही है, पूरा ध्यान से खाना जो है तो वो बना रही है, बट स्टिल शी इज नॉट गेटिंग एनी अमाउंट ऑफ मनी इन रिटर्न। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि हमारे कंट्री में वो वुमेन भी खाना ही बना रही हैं, आप लोगों को खाना ही खिला रही हैं, बट उसके बदले में शी इज नॉट अर्निंग एनी अमाउंट ऑफ मनी। तो यहाँ के एक्टिविटी में किसी तरह का पैसा इन्वॉल्व नहीं है। जब किसी एक्टिविटी में पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, हम लोग उसको कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यहाँ पे आपकी मम्मा आपके लिए जो भी काम कर रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही हैं, पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ कर रही हैं, but still she is not able to earn any amount of money. So this type of activity is known as what? This type of activity is known as
non-economic activity. Why? Because it does not involve any money. There is no monetary transaction involved in it. उसमें पैसे का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसी वजह से वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगला एग्जाम्पल इसी में आ जाते हैं और हम ममा को ही कंटिन्यू करते हैं। जो ममा हमारे लिए काम कर रही हैं, हम लोग उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग कैरेक्टर को चेंज नहीं कर रहे। वी आर कीपिंग द सेम कैरेक्टर in both the topics so that you can understand what I really want to convey. तो यहाँ पे मेस के लिए आपकी मम्मा खाना बना रही है, तो पर स्टूडेंट एक अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है कि मंथली अगर आप यहाँ से लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट लेकर के जा रहे हैं तो आपको इतना अमाउंट, सपोज कर लीजिए कि वी जस्ट टेक एन एग्जांपल लाइक 3000 रुपीज पर मंथ का क्या कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है। तो ये जो खाना वो बना रही हैं, आपकी मम्मा ये जो खाना बना रही हैं, तो इसके बदले में शी इज एबल टू अर्न मनी। जहां पे शी कैन अर्न मनी, वो आपका क्या हो जाता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाता है। व्हाई? बिकॉज मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इज इन्वॉल्व्ड इन दैट। लेकिन आप ही की मम्मा, आई एम नॉट चेंजिंग, ओके, शी इज द सेम। और सपोज कर लीजिए कि उसी लंच, उसी ब्रेकफास्ट, उसी डिनर में, उसी खाने में आपका भी खाना बन जाता है। अलग से वो नहीं बना रही है, उसी में इकट्ठे बन जाता है। तो अगर ऐसा भी होता है तो यहाँ पे शी इज चार्जिंग मनी फ्रॉम यू, आई मीन फ्रॉम द अदर पर्सन, बट यहाँ पे शी इज नॉट चार्जिंग मनी फ्रॉम यू। यहाँ पे शी इज चार्जिंग मनी फ्रॉम ऑल अदर स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स हैं बाहर के, उनसे शी इज चार्जिंग द मनी, बट for the same breakfast, same lunch, same dinner, she is not charging any amount of money from you. तो if she is not charging from you, वो non-economic activity में आ जाता है। The work involved, जिस पेशेंस के साथ वो काम करती है, जिस डेडिकेशन, मेहनत, ईमानदारी के साथ वो काम करती है, वो दोनों केस में एप्लीकेबल है। वो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी एप्लीकेबल है और वो आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी एप्लीकेबल है। बस फर्क ये है कि यहाँ पे शी इज नॉट चार्जिंग मनी फ्रॉम यू, और यहाँ पे जो लोग भी मेस का फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं, मेस का फैसिलिटी यूज कर रहे हैं, उन सबको जस्ट सपोज दैट दे हैव टू पे हाउ मच, they have to pay 3000 per month. I think it's clear. I'm just summarizing the entire topic with which we actually started today. और वो आपका था माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैंने कहा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में दो वर्ड्स हैं, वन इज योर माइक्रो एंड सेकंड इज योर इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स तो हमें पढ़ना ही है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन पहले हम ये तो पढ़ लें कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। तो डिस्कशन आपका स्टार्ट होना चाहिए विद इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के बारे में कहा गया है कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इट इज व्हाट? इट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ हूम? इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, मतलब हम जैसे लोगों का जो इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जब बात इकोनॉमिक एक्टिविटी पे आई तो हमने टॉपिक को डिवाइड कर दिया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बल्कि एक्टिविटी एक्चुअली दो पार्ट का होता है। वन इज योर इकोनॉमिक एंड सेकंड इज योर नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में पैसा इन्वॉल्व है, नॉन इकोनॉमिक में पैसा इन्वॉल्व नहीं है। अगर आपकी मम्मा आपके लिए कोई भी काम करती है वो आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में जाता है, और अगर आपकी मम्मा बाहर के लोगों के लिए कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं तो वो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी में जाता है, क्योंकि मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है। तो जहां पे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है वो आपका
आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और जहां पे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व नहीं है वो आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के डेफिनेशन में आता है। जो आगे हम लोगों को टॉपिक देखना है वो है आपका चॉइस। चॉइस क्यों आता है दिमाग में? Why do we choose? We choose things because we have options. अगर ऑप्शंस नहीं होगा तो हम चीज़ों को चूज नहीं कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे कंट्रीज में अगर ऐसा है कि बहुत ऑप्शंस हैं आपके पास, बहुत सारे, तो आप बेस्ट ऑप्शन को चूज करने की कोशिश करते हैं एज पर द रिसोर्सेज अवेलेबल विथ यू, एज पर द मनी अवेलेबल विथ यू। तो चॉइसेस इसीलिए अराइज करते हैं क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में चॉइसेस आपको इसी वजह से करने होते हैं और आप सारी चीज़ों को इसी वजह से यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका रिसोर्सेज जो है वो क्या है, रिसोर्सेज आर एक्चुअली लिमिटेड। ओके, ऑन अकाउंट ऑफ दैट यू जस्ट कैन नॉट डू दिस। तो सबसे पहली बात हम लोग जो बात करेंगे वो ये है कि जो आपका ह्यूमन वांट्स है, वांट्स आर व्हाट एक्चुअली, वांट्स आर अनलिमिटेड। वांट्स का ऐसा कोई सीमा नहीं है। जैसे कि अगर आपका एक सेट ऑफ वांट्स सैटिस्फाई हो जाता है तो आप दूसरे सेट ऑफ वांट्स में जाते हैं। लाइक यू वेंट टू द मार्केट, यू सॉ एन ऑरेंज टी शर्ट, बहुत अच्छा लगा, एक्सट्रीमली अच्छा लगा, और आप उस वक्त उसको खरीद नहीं पाए। यू वर नॉट हैविंग द मनी एट दैट टाइम एंड यू केम बैक टू योर डैड एंड यू सेड कि इतना अच्छा ऑरेंज टी शर्ट पापा, मतलब यू वोंट बिलीव, इट वाज जस्ट ऑसम। मैंने अपने लाइफ में इस तरह का ऑरेंज टी शर्ट जो है तो वो नहीं देखा। ठीक है, तो पापा को भी लगा कि हाँ बेटा इतने प्यार से बोल रहा है तो आई जस्ट नीड टू टेक केयर, आई जस्ट नीड टू हेल्प माई किड विथ मनी। तो उन्होंने आपको पैसे दिए और आपने ऑरेंज टी शर्ट जाकर के खरीद लिया। सब लोगों ने आपको उसको पहने हुए देख लिया, फाइन, हो गया खत्म, क्रेज खत्म, सबने तारीफ कर दिया, हाँ बहुत अच्छा है, हाँ बहुत अच्छा है। बट इट डजंट मीन कि आप उसी ऑरेंज टी शर्ट के साथ अपनी पूरी लाइफ गुजारेंगे, ऐसा नहीं है। आप फिर मार्केट जाते हैं और आपको वाइट टी शर्ट पसंद आ जाता है एंड देन यू आर लाइक कि अरे अब हो गया। तो कहने का मतलब है कि वॉन्ट्स जब एक सेट कंप्लीट होते हैं तो अगले सेट ऑफ वॉन्ट्स ऑटोमेटिकली क्रॉप अप करते हैं। ठीक है, वो अपने आप आ जाते हैं आपके सामने। तो इसीलिए वॉन्ट्स आपके अनलिमिटेड हैं और जो आपके रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। आप मनी की बात कर लें, जिन चीज़ों से सामान बनता है आप उन चीज़ों की बात कर लें, सारी चीज़ें जो है लिमिटेड है। रादर हम उसको थोड़ा और एक बेटर वर्ड यूज़ कर लेते हैं, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्केर्स हैं, कम है। लिमिटेड है मतलब कम है, दे आर नॉट अवेलेबल इन ह्यूज क्वांटिटी कि आपको पूरी तरह से जो है सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, नहीं। रिसोर्सेज जो है वो बेसिकली क्या है, रिसोर्सेज जो है तो वो बेसिकली स्केर्स हैं। तो रिसोर्सेज आपके लिमिटेड हैं या स्केर्स हैं, और प्रॉब्लम यहीं पे नहीं खत्म हो जाता है। ये आपका पहला प्रॉब्लम हो गया, ये आपका दूसरा प्रॉब्लम हो गया, और जो तीसरा प्रॉब्लम है वो ये है कि जो रिसोर्सेज हैं दे हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। जो रिसोर्सेज है उनका जो यूजेस है वो क्या है, दैट इज ऑल्टरनेटिव। मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में आता है
तो मोबाइल भी चार्ज कर लिया आपने, माइक्रोवेव भी यूज हो गया, रेफ्रिजरेटर यूज हो गया, टीवी यूज हो गया, मतलब इतने सारे यूजेस हैं दैट यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या करना है, ठीक है। तो आपके जो रिसोर्सेज हैं उनका ऑल्टरनेटिव यूजेस है बेसिकली, मतलब एक रिसोर्स का ही बहुत सारा यूजेस है, जिसकी वजह से उसको यूज करना हमारे लिए काफी महंगा हो जाता है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। इसी वजह से आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है दैट्स वेरी हाई। वाई इट इज हाई? क्योंकि एक ही वाट नहीं है ना कि सिर्फ फैन चल रहा है या सिर्फ एसी चल रहा है या सिर्फ लाइट चल रहा है, ऐसा नहीं है। फैन भी चल रहा है, एसी भी चल रहा है, कूलर भी चल रहा है, लाइट्स भी ऑन है, माइक्रोवेव, टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वी हैव, हाउ वी आर हैविंग इट? वी आर हैविंग इट थ्रू रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज जो है उनका क्या है? ऑल्टरनेटिव यूजेस है। सो दिस गिव राइज टू व्हाट? दिस गिव राइज टू प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब आपको चूज करना होता है कि उन्हीं रिसोर्सेज से हम किस तरह से अपने आप को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक प्रॉब्लम तो ये है कि रिसोर्सेज जो है वो कम है, दे आर व्हाट? दे आर स्केर्स, दे आर नॉट अवेलेबल इन प्लेंटी। और उसके साथ एक और प्रॉब्लम है कि उनका अपना ऑल्टरनेटिव यूजेस है, मतलब एक ही रिसोर्स को आप इतने सारे यूजेस में यूज करते हैं कि अल्टीमेटली वो बेचारा स्केर्स हो जाता है। अगर सिर्फ एक यूज में हो तो वो स्केर्स ना हो, लेकिन यहाँ इतने सारे यूजेस उसके हैं कि वो क्या हो जाता है? स्केर्स हो जाता है। तो दैट गिव राइज टू व्हाट? दैट गिव राइज टू प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो आपको इकोनॉमिक्स में समझाया जाएगा, क्यों आता है, कैसे आता है, हाउ टू हैंडल दैट, ये सारी चीजें जो है तो आप इकोनॉमिक्स में बेसिकली देखेंगे, ठीक है। अब आपका जो अगला टॉपिक आता है, जैसे कि मैंने नाम लिया था सर एडम स्मिथ का, सर एडम स्मिथ। सर एडम स्मिथ को हम लोग कहते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ओके। ही इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, मतलब मुझे बहुत हंसी आती है जब लोग किसी का मजाक उड़ाते हैं, मतलब ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि जो इन्होंने सोचा वो हम नहीं सोच पाते हैं। सो वी मस्ट अप्रिशिएट, वी मस्ट रिस्पेक्ट अ लॉट, क्योंकि ये बंदा रिस्पेक्ट डिजर्व जो है तो वो करते हैं। तो सर एडम स्मिथ, इन्होंने 1776 में एक बुक पब्लिश की थी, देयर वाज वन बुक। ये प्लीज़ आप याद रखें, ईयर का नाम याद रखें और बुक का नाम याद रखें। अभी ही नहीं बल्कि CA, CMA, CS जब आप फाउंडेशन कोर्सेज में एनरोल करेंगे और देखिएगा ये टॉपिक फिर से आपके पास आएगा और उसमें ऑब्जेक्टिव वे में क्वेश्चंस आते हैं। तो दे आस्क लाइक बुक का नाम क्या था, किस साल जो है तो वो पब्लिश हुआ, दे आस्क दैट। तो इस बुक का जो नाम है वो आपका है एन इंक्वायरी इनटू द nature and causes of wealth of nations। बात तो इन्होंने कुछ हद तक अच्छी की थी, सही भी की थी। किसी को भी जज करने के पहले एक चीज दिमाग में आनी चाहिए कि इस बंदे ने इस बात को किस सर्कमस्टांस में कहा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम नहीं करते हैं वैसे, हम बस जज कर देते हैं, हाँ वो तो ऐसे ही है, वो तो बकवासी है, वो तो ये है वो है, जो फलाना फलाना बात हमें करनी होती है। ऐसे नहीं सोचिए, आप ये सोचिए कि उन्होंने ये डेफिनेशन दिया है, किस सर्कमस्टांसेस में ये डेफिनेशन उन्होंने दिया होगा। तो आपके बुक में तो इतना स्टोरी नहीं है, लेकिन जस्ट शेयरिंग विथ यू पीपल। एडम स्मिथ सर, ही वॉज फ्रॉम इंग्लैंड और बाद में इंग्लैंड काफ़ी फ्लरिश किया, एक टाइम में काफ़ी गरीब था।
तो जब कभी मौका मिले आप किसी गरीब इंसान से पूछें कि ऐसा क्या मिल जाएगा तुमको कि तुम खुश हो जाओ। 100% तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन 90% केसेस में लोग यही कहेंगे कि पता है अगर मेरे पास पैसा आ जाएगा ना तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, आप द हैप्पीएस्ट पर्सन, और मेरे सारे दुख दर्द सब खत्म हो जाएंगे एंड आई बी लाइक द हैप्पीएस्ट पर्सन। तो आपको लगेगा, अगर आप बहुत अमीर हैं तो आपको लगेगा कि कैसे ज़िंदगी देख रहा है ये, कैसे दुनिया देख रहा है, इसको कैसे लग सकता है ये चीज़ कि पैसा आ जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरे पास तो बहुत पैसा है बट स्टिल आई एम नॉट हैप्पी। तो कहने का मतलब ये है कि एडम स्मिथ ने जो डेफिनेशन अपना एक फॉर्मुलेट किया था, उनका जो आया था डेफिनेशन, दैट वाज लाइक दिस ओनली, क्योंकि उन्होंने इतनी गरीबी देखी थी कि उनके दिमाग में यही चीज़ था कि अगर पैसा आ जाएगा ना तो सारा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। हालांकि बहुत सारे अमीर जो डिप्रेशन के शिकार हैं लोग, तो ज़्यादातर अमीर लोग बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, लाइक बहुत पैसा है बट काम करने के लिए कुछ नहीं है, सुबह उठ गए हैं 5 लाख रुपया महीने का रेंट से आ जाता है, क्या करें यार, पूरा दिन क्या करें, मतलब कुछ नहीं, जिम भी चले गए हैं, हैंग आउट भी कर लिया, फ्रेंड्स के साथ भी मिल गया, बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे दे आर नॉट सेटिस्फाइड। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास ढेर सारा पैसा आ जाएगा तो यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ, देयर इज जस्ट नो पॉसिबिलिटी इन दैट। बट स्टिल मैंने कहा ना, आपको देखना है कि एडम स्मिथ ने ये डेफिनेशन को किस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा था। वो ब्रिटेन में थे, गरीब थे, इसलिए उन्हें ऐसा लगा कि वेल्थ, दिस इज द वर्ड दैट यू मस्ट फोकस ऑन, वेल्थ, कि पैसा आ जाएगा नेशन में। नेशन का मतलब क्या होता है, ऑब्वियसली कंट्री। तो अगर कंट्री में आपका पैसा आ जाता है तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो उन्होंने जो बुक पब्लिश करवाई थी, दैट वाज एन इंक्वायरी, मतलब गोइंग थ्रू समथिंग इनटू द नेचर एंड कॉजेस। इंसान का नेचर कैसा है, वो कैसे बिहेव करता है, हम लोग इंसान के बारे में बोलते हैं। इनका कहना था कि मनी का नेचर कैसा है, मनी का नेचर किस तरह से, ही रियली वांटेड टू नो दैट, एंड ही वांटेड टू नो कि पैसा कैसे आएगा, कॉजेस। तो उन्होंने जो स्टडी करी है, उनका जो स्टडी था वो नेचर पे था और वो कॉजेस पे था, मतलब मनी का नेचर क्या है और मनी जो है उसका कॉजेस, मतलब मनी कैसे आएगा, उसके बारे में उन्होंने बुक पब्लिश करी थी। दैट वाज इन द ईयर 1776। सर एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, कभी पूछे, और अभी नहीं, आप आगे भी जा करके कुछ एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फेस करेंगे। इकोनॉमिक्स इज समथिंग जो कि आपको कहीं ना कहीं वो आपको मिलता है, क्योंकि बहुत जनरल है ये चीज़। आप हर दिन प्रैक्टिकली इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत सारा काम जो है तो करते हैं। तो पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम्स में कि हु इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। सो एडम स्मिथ इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। यू मस्ट हैव दिस आंसर विद यू। 1776 में उन्होंने एक बुक पब्लिश करी थी जिन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में लिखा था कि इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। उनको ऐसा लगता था कि गरीबी है बहुत ज़्यादा, तो पैसा आ जाएगा तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, इसीलिए उन्होंने पैसे को प्रायोरिटी दिया इन द सेंस स्टडी करने के लिए, और पैसे का नेचर, पैसे का कॉजेस उन्होंने जानने की कोशिश करी। तो ये आपका बुक वही है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका आता है, दैट्स योर माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये जो टॉपिक है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, रैगनर फ्रिश, ये वो इंसान है जिन्होंने ये वाला जो आपका है माइक्रो और मैक्रो का थ्योरी, इन्होंने जो है तो वो पब्लिश किया था। एंड दैट वाज लाइक कि डिवाइड करके उन्होंने बताने की कोशिश की थी कि किस तरह से माइक्रो इकोनॉमिक्स बिहेव करता है, मतलब बेसिकली जो बिहेवियर है आपका
जो आपका बिहेवियर आएगा किसका, माइक्रो इकोनॉमिक्स का बिहेवियर, मैक्रो इकोनॉमिक्स का बिहेवियर, तो उसके लिए रैटनर फ्रिश ने माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है तो बनाया था। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में अगर हम लोग पहले बात करें तो क्या होता है, इसका जो पहला वर्ड है वही आपका क्या है, वही है माइक्रो। तो माइक्रो का बेसिकली मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल। जब हम लोग किसी एक चीज के बारे में, किसी एक शख्स के बारे में, किसी एक सामान के बारे में बात करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब when we talk about a particular individual thing, etc., it is known as micro economics. जब कभी भी हम किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल, पर्टिकुलर सामान, ये सब के बारे में बात करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो डिमांड, इसमें जो एग्जाम्पल आपका आएगा, डिमांड आपने पढ़ना है कि डिमांड क्या होता है, सप्लाई भी आपका एक चैप्टर है जो आपने पढ़ना है। तो ये सारा चीज़ इंडिविजुअली जो है, मार्केट एक पर्टिकुलर, ये भी आपको इसी में पढ़ना है। ये सब कुछ आपको बताएगा कि एक इंडिविजुअल कैसे जो है तो बिहेव करता है, एक इंडिविजुअल मार्केट में किस तरह से बिहेव करता है। दैट यू विल डू अंडर व्हाट, दैट यू विल डू अंडर योर माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये आपको बताने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि जो आपका माइक्रो है, MICRO, माइक्रो, इसमें जो I स्टैंड करता है तो I स्टैंड्स फॉर व्हाट, I स्टैंड्स फॉर योर इंडिविजुअल, जो आपका मेन टॉपिक है। जब भी किसी एक शख्स के बारे में, एक सामान के बारे में, एक जगह के बारे में, एक इंडिविजुअल, वन सिंगल इंडिविजुअल आप बोल लें, सिंगल बोल लें, क्योंकि आई से इंडिविजुअल ज्यादा याद रहेगा। तो माइक्रो में आई इंडिविजुअल के लिए, जब एक इंडिविजुअल के लिए, एक शख्स के लिए, एक सामान के लिए, प्लेस के लिए, एक चीज के लिए जब भी यूज होगा तो वी आर गोइंग टू बी हैविंग व्हाट, वी आर गोइंग टू बी हैविंग माइक्रो इकोनॉमिक्स फॉर दैट। क्यों? क्योंकि वो इंडिविजुअल को जो है तो वो डिनोट करता है। तो दैट इज व्हाट, दैट इज गोइंग टू बी योर माइक्रो इकोनॉमिक्स। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप एक और चीज देखेंगे कि प्राइस थ्योरी जो है, इसके बारे में बहुत जिक्र है। जैसे कि अभी जस्ट एक इंट्रोडक्शन है, इसको तो पूरा आपने करना है। प्राइस अगर बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाता है, प्राइस अगर कम होता है तो डिमांड बढ़ जाता है। ये आपका डिमांड में है कि कस्टमर के नेचर में होता है कि अगर कोई चीज़ महंगी है तो वो ऑटोमेटिकली उसका डिमांड क्या कर देता है, कम कर देता है। और कोई चीज़ अगर सस्ती हो जाती है तो वो डिमांड क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ये कस्टमर का बेसिकली आपका नेचर एक बात हो रहा है। सप्लाई में क्या होता है कि अगर प्राइसेस हाई है तो सप्लायर सप्लाई करना चाहता है क्योंकि प्राइसेस हाई है, लेकिन अगर प्राइसेस लो हो जाते हैं तो सप्लायर बिल्कुल सप्लाई नहीं करना चाहता है। वैसे ही आपका मार्केट के थ्योरी में प्राइस कैसे बिहेव करेगा अलग अलग मार्केट में, जैसे कि आपका परफेक्ट होता है, फिर आपका इम्परफेक्ट मार्केट होता है, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन। इसमें आपका ओलिगोपोली, डुओपोली, मोनोपोली, ये सारी चीज़ें आपने पढ़नी है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या क्या आता है, इसमें भी कहीं ना कहीं ये प्राइस जो है तो बीच में आपका आता है। इसीलिए कई दफ़ा ये जो माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी है इसको प्राइस थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि ये बड़ा फोकस करता है किसी भी चीज़ के प्राइस को डिटर्मिन करने के लिए ऑन अकाउंट ऑफ दैट, कि वो प्राइस कहीं ना कहीं प्राइस से अपने आप को बार बार लिंक करता है। इसी वजह से इसको हम लोग प्राइस थ्योरी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें।
तो एक बार फिर से देख लें आप, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आई स्टैंड्स फॉर योर इंडिविजुअल। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में वी आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर इंडिविजुअल, पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर प्लेस, एनीथिंग। जब कोई एक चीज़ की हम बात करते हैं, एक चीज़ का अगर हम जिक्र करते हैं, तो वो आपका किस में आता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। जैसे कि एक पर्टिकुलर डिमांड, एक पर्टिकुलर सप्लाई, एक मार्केट में चीज़ें कैसे बिहेव कर रही हैं। तो एक चीज़ पे जब हम पर्टिकुलरली फोकस करते हैं तो वो आपका किस में आता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। इसको किसने प्रोपोगेट किया था? दैट वाज डन बाय रैगनर फ्रिश। प्लीज याद रखें ताकि पता रहे कि हाँ ये चीज़ जो मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, तो आई नो कि किस बंदे ने इसके बारे में जो है तो बात करी थी। एंड आई नो दिस, इट इज़ नॉट सो कि मैंने पहली बार रैगनर फ्रिश का नाम सुना है, ऐसा नहीं, मैंने सुना है, मैंने एडम स्मिथ सर का नाम सुना है, मैंने रैगनर फ्रिश सर का नाम सुना है। इट शुड बी समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद आपका जो है तो वो बता रहा है कि स्कोप क्या है आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो जहां तक सवाल आपके स्कोप का है, तो एक्चुअली उसको 6 पार्ट में जो है तो वो डिवाइड कर दिया गया है। वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, जिसमें इसको कहा गया है कि इंडिविजुअल जो है वो थ्योरी ऑफ डिमांड पे आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? फोकस करता है। मतलब इंडिविजुअल कंज्यूमर अपने पैसे को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, हाउ इंडिविजुअल consumer distributes his money towards goods and services। एक इंसान अपने पैसे को किस तरह से अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज में डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो आपको थ्योरी ऑफ डिमांड से पता चलता है। और मैंने क्या कहा? इंडिविजुअल। तो जब मैंने इंडिविजुअल के ही दिया तो नेचुरल सी बात है, माइक्रो का आई, इंडिविजुअल का आई, इट्स सेम। तो एक इंडिविजुअल कैसे अपने पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वो आपका किस में आता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो आपका आता है। दैट्स द फर्स्ट, थ्योरी ऑफ डिमांड। दूसरा आपका आता है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में बेसिकली आपको बताता है कि प्रोड्यूसर्स यूजेस डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो हाउ, किस तरह से प्रोड्यूसर्स डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करते हैं। तो डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आपके क्या क्या आ जाएंगे? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड का मतलब होता है जमीन, लेबर जो वर्कफोर्स आपके लिए काम कर रहा है, कैपिटल जो पैसा बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आप लगाते हैं, एंटरप्रेन्योर जो बंदा रिस्क लेता है। हर बंदे में इतनी क्षमता नहीं होती कि वो 9 to 5 की नौकरी छोड़ कर करके रिस्क लेकर के कुछ अपना स्टार्ट करे। दैट इज बिट हार्ड। फैमिली ऑब्लिगेशंस होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं। ये वो बंदा है जो सारे रिस्क को लेने के लिए तैयार है, कुछ अपना स्टार्ट करने के लिए। वी हैव मेनी एंटरप्रेन्योर्स, इफ यू कैन सी, अंबानीज आर द एंटरप्रेन्योर्स, अडानीज आर द एंटरप्रेन्योर्स, टाटाज, स्टीव जॉब्स जो अब नहीं रहे, बिल गेट्स, बहुत एग्जाम्पल्स हैं। इफ यू कैन सी, they were never meant for 9 to 5 job. They were always meant for providing jobs to others. So you need to take that risk, and the risk is very high because you will have to compromise everything, your family, money. Initially आपने बहुत मेहनत करनी है। जब आप बहुत मेहनत करेंगे तब कहीं जाकर के आप वहाँ पहुँचेंगे जिसके बारे में आप सोचते हैं, and you will no longer be a job seeker, rather you will be a job giver.
तो ये एंटरप्रेन्योर होता है। तो इसको भी किस तरह से, तो प्रोड्यूसर्स एंटरप्रेन्योर को भी देखते हैं, यूज़ करते हैं और पे ऑफ करते हैं उनके आइडियाज़ के लिए, उनके प्लान्स के लिए। देन वी हैव थ्योरी ऑफ कॉस्ट। किसी भी सामान को बनाने में व्हाट इज द कॉस्ट दैट इज इन्वॉल्व्ड, ठीक है। वी ट्राई टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कोशिश तो यही रहती है कि कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा सामान बन जाए ताकि प्रॉफिट हमें बहुत मिले। तो वी जस्ट ट्राई टू मिनिमाइज। हर एक प्रोड्यूसर, ऐसा कुछ नहीं कि कोई कंजूसी कर रहा है, नोबडी इज डूइंग दैट, दे आर जस्ट ट्राइंग टू मिनिमाइज द कॉस्ट। हर बंदा यही कोशिश करता है कि बिल्कुल कम अमाउंट में हमको मैक्सिमम पैसा कैसे मिलेगा, कम कॉस्ट को मैं किसी चीज़ को बना करके हाउ विल आई एबल टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ये थ्योरी आपका उसी पे फोकस करता है। देन वी आर हैविंग थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। हाउ प्राइसेस आर कैलकुलेटेड फॉर अ प्रोडक्ट। किस चीज़ का क्या प्राइस रखेंगे कि वो मार्केट में बिक जाएगा। कुछ चीज़ों को आप देखेंगे तो आपको लगेगा इतना महंगा कौन लेगा इसको, बकवास एकदम। तो वो बहुत हाईली प्राइस्ड होकर के बिक जाएगा क्योंकि आपने उसको बनाया है। ऐसा कुछ नहीं है। ये मैंने किसी चीज़ को बनाया है तो बहुत हाई कॉस्ट में उसको सेल ऑफ, नहीं, ऐसा नहीं है। तो पब्लिक इज़ वेरी स्मार्ट, एवरीबडी नोज कि किस चीज़ का प्राइस कितना होना चाहिए। तो दे ट्राई टू फोकस, जैसे हम कोशिश करते हैं ना बीइंग द प्रोड्यूसर कि मिनिमम कॉस्ट पे कैसे हम लोग मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं, बिल्कुल वैसे सेम टू सेम कंज्यूमर्स भी कोशिश करते हैं कि कैसे हम लोग मिनिमम प्राइस पे मैक्सिमम एडवांटेज ले सकते हैं। 2+1 में हर कोई उसको ले, 4 kg पे 2 kg फ्री, वी विल जस्ट रन, नहीं वी वांट टू हैव दैट। तो इसीलिए बहुत सोच समझ करके आपने प्राइस फिक्स करना है। ऐसा नहीं है कि आप प्रोड्यूसर हैं तो आपको जो मन मर्जी आएगा पैसे, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा सोचना भी नहीं है। जिसका मोनोपोली है वो भी ऐसे नहीं सोचता है। तो दैट इज व्हाट, दैट इज योर प्रोडक्ट प्राइसिंग। एंड देन वी हैव थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि लैंड है तो उसको कितना रेंट जाना है, लेबर है तो उसको कितना वेजेस जाना है, कैपिटल है तो उसको कितना इंटरेस्ट जाना है, और अगर एंटरप्रेन्योर है तो उसको कितना प्रॉफिट जाना है। ये सब स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जानने की कोशिश करें। डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो लैंड में कितना रेंट हम पे करेंगे, लेबर को कितना वेजेस हम पे करेंगे ताकि कम भी ना लगे और ओवरपेड भी नहीं हो। इंडिया में मुश्किल ही है, लोग अंडरपेड हैं, इसीलिए हम लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ओवरपेड बहुत कम होंगे ज़रूर, क्योंकि ऐसा नहीं कि हमारी कंट्री में कोई फ्लरिश नहीं कर, बहुत सारे लोग हैं बहुत अच्छा काम करें, आपको पता चलेगा पैसों में खेल रहे हैं, लेकिन हम नहीं हैं उनमें से। तो वेजेस कितना हम लोगों को देना है ये डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैपिटल को इंटरेस्ट जाता है, कोई बंदा अपना पैसा लगाया है तो ऑब्वियसली एक्सपेक्ट्स टू गेट समथिंग इन रिटर्न। तो कैपिटल को कितना इंटरेस्ट जाना है वो आपका आ जाता है। और एंटरप्रेन्योर, मैंने कहा ना, वो बंदा रिस्क ले रहा है। तो जब कोई बंदा रिस्क लेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ये उम्मीद करेगा कि जब आपका बिजनेस प्रॉफिट पे चल रहा है तो नेचुरली आप उसको कुछ पोर्शंस ऑफ प्रॉफिट जो है डेफिनेटली आप उसको प्रोवाइड करें। तो ये आपका 5 हमने अभी पढ़ा, एक और बाकी है। And we can have the last one, that's going to be the 6th one, which is your welfare economics. हम लोगों को दोनों चीज़ पे जो है तो वो फोकस करना है, जैसे कि आउटपुट जितना मैक्सिमम हो सके हम प्रोड्यूस करें।
1000 टन, 2000 टन, 10,000 टन, 1,00,000 टन, कोई दिक्कत नहीं। उसकी वजह से लोगों को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। यहाँ पे मेन रोड में आप एक फैक्ट्री इंस्टॉल कर देते हैं, सबके घर काले हो रहे होते हैं, लंग्स में इन्फेक्शन हो रहा होता है, दिन भर धुआं। नहीं, इस कॉस्ट पे वी डोंट नीड दैट। आप करें ना, आप अपने आउटपुट को बिल्कुल मैक्सिमाइज करें, जितना मैक्सिमाइज आप करना चाहते हैं बिल्कुल आप उतना मैक्सिमाइज करें, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वेलफेयर के साथ, मतलब लोगों की भलाई के साथ आप उस चीज को क्या करें, मैक्सिमाइज करें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार फिर से हम लोग थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हमने देख लिया कि उसमें जो आई आपका टर्म है दैट डिनोट्स इंडिविजुअल। जब हम लोग किसी पर्टिकुलर चीज को स्टडी करते हैं तो वो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप मतलब कहाँ कहाँ पे जो है तो वो यूज हो सकता है। तो डिमांड में एक इंडिविजुअल कंज्यूमर किस तरह से अपने पैसे को अलग अलग प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है ताकि वो अपने आप को पूरी तरह से सेटिस्फाइड रखे, तो ये हम लोग थ्योरी ऑफ डिमांड में पढ़ते हैं, जहाँ कंज्यूमर से रिलेटेड बातें होती हैं। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें प्रोड्यूसर्स को आप कैसे यूज करेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है और 4 है। लैंड, जमीन, बिना इसी के मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है तो एग्जीक्यूट करने के लिए आई नीड अ प्लॉट वेयर आई सिट, आई डू दिस वर्क, तो वो लैंड की जरूरत होती है। लेबर, उसके बिना काम नहीं हो सकता। अब जितने सारी चीजों को मैकेनाइज्ड कर दें, ऐसा कोई इशू नहीं है, बिल्कुल करें, पूरे घर को मैकेनाइज्ड कर दें। At the end of the day, you will need a person who will take care of all the machines, who will be there to switch it on, switch it off. तो labor you cannot ignore, of course it is important. Capital, बिना पैसे के you cannot do anything. Accounts जब आप start करेंगे तो उसमें capital आता है. The amount of money with which the business is commenced, मतलब इसके बिना आप business commence नहीं कर सकते हैं, तो capital बहुत important हो जाता है. And then we have entrepreneurship, owners जो risk takers होते हैं. I told a very important line here that they are the job givers. They are not the job seekers. So they are not looking forward towards 9 to 5 job at any cost. वो अलग होते हैं, उनका सोच अलग होता है, वो रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं, और हम सब में इतना क्षमता नहीं होता कि हम रिस्क लेकर के अपने लाइफ को आगे बढ़ाएं. So basically these people are entrepreneurs and they earn, you know, if their ideas click, then you just cannot imagine how much money they earn. बट सबके वैसा दिमाग, वैसा आइडिया जो दुनिया में पहले किसी ने नहीं देखा है, अगर आपके पास है तो बढ़िया, अदरवाइज यू आर एक्चुअली वेस्टिंग योर टाइम. ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि एम आई मेंट फॉर बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, आई एम नॉट मेंट फॉर दैट. ये आपको जानना ज़रूरी है. देन थ्योरी ऑफ कॉस्ट, हमारा कोशिश हमेशा यही रहता है कि मिनिमम कॉस्ट पे ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए, वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि इसकी वजह से होता क्या, आपका प्रॉफिट बेसिकली, यू नो, योर प्रॉफिट इज गोइंग टू बी व्हाट, योर प्रॉफिट इज गोइंग टू इंक्रीज. इसी वजह से यही मेन मुद्दा है हमारा. थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग है कि किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट कैसे रखें, क्योंकि कंज्यूमर्स आर वेरी स्मार्ट. कोई एक ही बार अपना पैसा गवाएगा, दोबारा कभी नहीं गवाएगा, इसलिए आपको एक ऐसा अमाउंट ऑफ मनी यूज करना है, उसके लिए रखना है जो कि उसको फीजिबल लगे, जो कि उसको करेक्ट लगे, जो कि लगे कि हाँ ये वर्थ था. अब 100 रुपए का टी शर्ट अगर हम लोग फुटपाथ से खरीद करके लाते तो बड़ा सुकून लगता है, अरे 100 ही रुपए का एकदम परफेक्ट, पहनो फाड़ो, कोई दिक्कत नहीं है. अब आप 10,000 का एक मॉल से लेकर के आ रहे हैं बहुत टी शर्ट, प्लीज संभाल के इसको नॉर्मल वॉशिंग मशीन में प्लीज मत डालना, प्लीज इसको आयरन ऐसे मत करना, प्लीज आई डू इट, नहीं बहुत महंगा है. 10 बार तो मुंह से यही निकल जाता है कि बहुत महंगा है. तो कॉस्ट किस चीज का क्या होना चाहिए, प्रोड्यूसर्स को डिसाइड करना होता है, कंज्यूमर्स को कंसिडर करके. तो they try to maximize the profit and they try to minimize the cost. किसी प्रोडक्ट का क्या प्राइसेस रखना है ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है. डिस्ट्रीब्यूशन होना है, जो भी पैसा आता है, लैंड को रेंट जाता है, लेबर को वेजेस जाता है, कैपिटल को इंटरेस्ट जाता है, और एंटरप्रेन्योर क्या कमाता है, प्रॉफिट. किसी को भी आप जमीन यूज करने के लिए देंगे, उसके बदले में वो आपको रेंट देगा. लेबर आपके लिए काम करेगा तो वेजेस चार्ज करेगा. कैपिटल के बदले में यू विल गेट इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को हमेशा क्या मिलेगा, प्रॉफिट. देन वी हैव द वेलफेयर इकोनॉमिक्स, जिसमें की कोशिश तो यही है कि हम आउटपुट को मैक्सिमाइज करें और
वेलफेयर मतलब लोगों की भलाई करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा प्रोडक्शन बहुत है सामान का और लोग उसकी वजह से मर रहे हैं, गैस चैम्बर से गैस लीकेज हो रहा है, पूरा ट्रेजेडी हुआ हुआ है शहर में, लेकिन हम तो मिलियनर। ऐसा नहीं, आपको देख करके समझ करके किसी भी चीज को प्रोड्यूस करना है। तो आप प्लीज आउटपुट अपना मैक्सिमाइज करें, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करें, कोई ऐसा इशू नहीं है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर पीपल। सो यू जस्ट हैव टू टेक इनटू अकाउंट द वेलफेयर पार्ट।